हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है कि हेल्थ की व्यवस्था मध्य प्रदेश में कैसी है। आपके सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक दिया है, वो अपने आप में बड़ा अनंत टॉपिक है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जो कि एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज के लेक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हेल्थ, तो इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बस इतना ही है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आप मोटा मोटा देखें, आउटलाइन देखें, तो यही है आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पूरे लेक्चर में हमें इनके अंदर की चीज़ें पढ़ना पड़ेगा और ये कैसे ऑपरेट होती हैं, खासकर कि मध्य प्रदेश में, वो चीज़ें हमें जानना है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो एक तरह तो ये है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना बजटरी प्रोविज़न होता है वहाँ से पैसे आ जाते हैं। दूसरा, नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए, नेशनल हेल्थ मिशन ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा देशव्यापी हेल्थ मिशन है। इसके अंडर 2 सब मिशन आते हैं। कौन कौन से? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन अगर आपसे कोई पूछे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, तो इनका ऑब्जेक्टिव है एक तो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों जगह। दूसरी चीज़ ये है कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ को बढ़ाना। इसमें इन्होंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, रिप्रोडक्टिव भी, मैटरनल भी, न्यूनेटल भी, चाइल्ड भी और एडोलसेंट भी, यानी किशोर हेल्थ। तो स्वास्थ्य का सर्वांगीण विकास करना ये नेशनल हेल्थ मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तीसरी चीज़ क्या है? कर्बिंग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ को कम करना, ख़त्म करना। तो नेशनल हेल्थ मिशन अनगिनत चीज़ें करता है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव, इसके प्राइम मोटो ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कीजिए कि नेशनल हेल्थ मिशन किस उद्देश्य से चालू किया गया है। ये 3 उद्देश्य लिखे हुए हैं। अब नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, और सारी स्कीम्स आपको पढ़ना नहीं है, बस स्कीम्स रटते नहीं रहना है कि इतनी सारी स्कीम्स हमने एजुकेशन सेक्टर की पढ़ ली, इतनी सारी हेल्थ सेक्टर की पढ़ ली। सिर्फ वो स्कीम्स पढ़ना है जो अभी करंट में चल रही हों या जिन स्कीम्स का कोई फ़ायदा हो। ठीक है, अब आप ये पिरामिड देखिए, इसमें सबसे नीचे लिखा है प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर। मतलब हम लोग पिरामिड के जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे, जैसे सेकेंडरी केयर में गए, टर्शियरी केयर में गए, तो उतने बढ़िया स्वास्थ्य लाभ हमको मिलने लगेंगे, उतनी ज़्यादा सेवाएं, उतनी ज़्यादा सुविधाएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। इस पिरामिड का बेस है प्राइमरी केयर, और प्राइमरी केयर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ सिस्टम में। प्राइमरी केयर ही आधारशिला है पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एक बार प्राइमरी केयर को देखते हैं, एक बार प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को देखते हैं मध्य प्रदेश में कैसा है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर भी 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? सब सेंटर, ये गांव के लेवल में होते हैं, इनको सब हेल्थ सेंटर कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में 10,226 सब हेल्थ सेंटर इस समय ऑपरेशनल है। उसके ऊपर जाइए तो PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये 1,199 हैं मध्य प्रदेश में, ये भी गांव के लेवल पे चलते हैं। उसके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये ब्लॉक में या तालुका लेवल पे चलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का अब ये पिरामिड है, जहाँ पे सब हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद अगर रिफ़र किया तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब एक एक करके देखते हैं कि इनके काम क्या है। तो शुरुआत करते हैं सब हेल्थ सेंटर के साथ, या सब सेंटर्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड हेल्थ सर्विसेज। अगर गांव के गांव में रहकर ही हेल्थ सर्विसेज अगर प्रदान कर दी जाए तो ये काम कौन करता है? सब सेंटर करते हैं। ठीक है, इनको चलाता कौन है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, ये फीमेल मेडिकल वर्कर्स होते हैं, ये चलाती हैं मिलकर इन सब सेंटर्स को। बेसिकली किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाती हैं? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को टीका लगाना है, वो गांव का बच्चा है, अब उसको जिला अस्पताल लाने की ज़रूरत नहीं है, सिविल अस्पताल लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हेल्थ सेंटर में ही टीकाकरण हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे
गवर्नमेंट के जो मैक्सिमम सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज, वो सब हेल्थ सेंटर के द्वारा ही संचालित होते हैं। जैसे फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग। अगर आप ग्रास रूट लेवल से फैमिली प्लानिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो पॉपुलेशन तो एक्सप्लोड कर जाएगी। ठीक है। ऑन एवरी 5,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड ऑन एवरी 3,000 पॉपुलेशन इन ट्राइबल एरिया देयर मस्ट बी अ सब सेंटर। हर 3,000 पॉपुलेशन पर अगर ट्राइबल क्षेत्र की बात हो रही है तो, प्लेन क्षेत्र की बात हो रही है तो 5,000 पॉपुलेशन पर एक सब हेल्थ सेंटर होता है। जो सबसे न्यूनतम हेल्थ सेवाएं हैं वो सब हेल्थ सेंटर से गांव के गांव में ही मिल जाती हैं। ठीक है। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। अब यहाँ से मेडिकल ऑफिसर चालू हो गया। प्राइमरी, बहुत सारे आपने सुना होगा कि डॉक्टर जो हैं गांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यहाँ से मेडिकल ऑफिसर जो है पदस्थ हो जाता है। ठीक है। ये पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड अ मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल ऑफिसर। इसके पहले जो आपने सब हेल्थ सेंटर देखा वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ चला रही थी, फीमेल हेल्थ वर्कर्स चला रही थी, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था उस लेवल पर। सब हेल्थ सेंटर में आपने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होते थे वो प्रिवेंटिव होते थे, क्यूरेटिव नहीं होते थे, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्योर भी होगा और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी दी जाएगी। ठीक है। मतलब अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका निराकरण भी यहीं पे हो सकता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। अगर ग्रामीण लेवल पे कोई इंसान रह रहा है, उसको कोई मान लीजिए मलेरिया हो गया, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाए, दवाइयाँ मिल जाएंगी। ठीक है। एज पर मिनिमम रिक्वायरमेंट अ PSC इज टू बी मैन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर सपोर्टेड बाय 14 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ। और जो NHM ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अनुसार प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है, एक डॉक्टर रहेगा और 14 मेडिकल ऑफिसर रहेंगे उसके डॉक्टर के नीचे, या पैरामेडिकल स्टाफ जिसको कहते हैं। ठीक है। एक डॉक्टर, 14-15 पैरामेडिकल स्टाफ, और ये सब लोग मिलकर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाते हैं, गांव के गांव में ही हेल्थ सर्विसेज प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। मान लीजिए कोई ऐसा केस है, फॉर एग्जांपल किसी गांव में किसी इंसान को चिकनगुनिया हो गया। अब वो PHC लेवल पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उसको रिफ़र कर दिया जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंडर 4 PHC आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर क्या है, सुविधाएं बढ़ जाती हैं। हर तालुका पे या हर ब्लॉक लेवल पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहता है। इसमें क्या होता है कि बेहतर सुविधाएं होती हैं। ठीक है। और एज पर मिनिमम नॉर्म्स अ CSC इज रिक्वायर्ड टू बी मैन्ड बाय 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट, दैट इज सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन। जो NHM की जो गाइडलाइन है, नेशनल हेल्थ मिशन की जो गाइडलाइन है, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर एटलीस्ट 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों का डॉक्टर। प्लस यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर भी होता है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ होती है, और मिनिमम 30 बेड होने चाहिए। मतलब 30 लोगों को एडमिट कर सकता है ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। मिनिमम 30 बेड, एक ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधाएं जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर रहती हैं। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इट सर्व्स एज अ रेफरल सेंटर फॉर 4 PSCs, लगभग 4 PSCs को ये केटर करता है। तो PSCs जो हैं वो हर 30,000 पॉपुलेशन पर PSCs खोले जाते हैं। हर 30,000 पॉपुलेशन पर प्लेन एरिया, 20,000 पॉपुलेशन इन ट्राइबल एरियाज़ पे PHC खोल दिया जाता है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या करता है, 1,20,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड 80,000 पॉपुलेशन इन ट्राइबल एरिया, इनको केटर करता है। ठीक है। पॉपुलेशन भी बढ़ गई और ब्लॉक लेवल और तालुका लेवल पर एक सरकारी अस्पताल भी खुल गया, वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये चीज़ समझ आई। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देख लिया हम लोग ने, PSC देख लिया, सब हेल्थ सेंटर देख लिया। अब इन प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस हम लोग देखते हैं, देख ही लिया, बस समअप करना है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एट कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई, कोई समझाने लायक है नहीं। एट अफोर्डेबल कॉस्ट, 90% जो हेल्थ की सेवाएं होती हैं ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, जैसे मान लीजिए आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर एडमिट ही कर लिया गया या ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें पैसा देना पड़ता है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हेल्थ केयर सर्विसेज डिसेंट्रलाइज हो गई हैं, मतलब तालुका लेवल तक पहुंच गई हैं, पंचायत लेवल तक पहुंच गई हैं, छोटे छोटे गाँव तक पहुंच गई हैं।
तो अब हेल्थ सर्विसेज ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही सेंट्रलाइज्ड हों। अब हेल्थ हेल्थ फॉर ऑल इस मोटो के साथ NHM चल रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, कोई भी हेल्थ सर्विसेज का लाभ ले सकता है। उसके अलावा ऑफरिंग जेंडर सेंसिटिव हेल्थ केयर, आपने देखा है कि सब हेल्थ सेंटर पर, जो सब हेल्थ सेंटर को संचालन कौन करता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, ये महिलाएं होती हैं। ठीक है, अगर आप PSC पे भी जाकर देखेंगे तो अधिकतर जो मेडिकल स्टाफ रहता है, पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, वो महिलाओं का रहता है। रीज़न ये है ताकि ग्रामीण महिलाएं जो है संकोच ना करें इन हेल्थ सेंटर्स तक जाने में। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो रूरल फीमेल होती हैं वो हेल्थ सेंटर पर नहीं जाती हैं। ठीक है, एक तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का डर रहता है उनको, दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का डर रहता है। ठीक है, फिर वहाँ पे कोई फीमेल डॉक्टर रहेगी कि नहीं, या जो भी जिस भी तरीके की झिझक हो। ठीक है, तो ये जेंडर सेंसिटिव हेल्थ केयर को भी ऑफर करता है प्राइमरी हेल्थ सिस्टम। अधिकतर या तो जो स्टाफ रहेगा वो महिलाएं रहेंगी, या तो डॉक्टर स्वयं महिला रहती है। ठीक है, तो रूरल फीमेल को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। अब आगे चलते हैं। सोशल सेक्टर स्कीम्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड आर ट्रांसलेटेड टू पब्लिक वाया प्राइमरी हेल्थ सिस्टम। ये मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे जो सोशल सेक्टर स्कीम्स है, जैसे फैमिली वेलफेयर, ठीक है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ग्रास रूट लेवल पर इन सेंटर्स के द्वारा फैलाई जाती हैं। ये एक तरीके का, ये सिर्फ हेल्थ चेकअप्स नहीं हो रहे हैं इन सेंटर्स पे, एक तरह का हेल्थ अवेयरनेस भी फैल रही है। ठीक है, कि डिलीवर करते समय या डिलीवर करने के 6 महीने बाद बच्चे को क्या खिलाना है, खुद क्या खाना है, खुद का स्वास्थ्य कैसे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें जो है इन सेंटर्स के द्वारा ही सक्रिय होती हैं। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में हेल्थ सर्विसेज भी मिलती है, क्यूरेटिव भी होता है, प्रिवेंटिव भी होता है, बहुत सारे सोशल वेलफेयर के प्लान्स भी यहीं पे क्रियान्वयन होता है। एक एग्जांपल है मध्य प्रदेश की स्कीम है। फॉर एग्जांपल, बाल शक्ति योजना वॉज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विथ एन एम टू इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशन टू मेल नरिश चिल्ड्रन। अब अधिकतर मेल नरिश चिल्ड्रन कहाँ पे पाए जाएंगे, रूरल एरियाज में पाए जाएंगे, ग्रामीण अंचल में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं है, तो उनको क्या खिलाना है, कैसे उनकी देखभाल करना है, तो ये सारी जो योजनाएं हैं वो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम के द्वारा ही संचालित होती हैं। ठीक है, आप कोई नवजात शिशु है, आप ले जाइए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वो एक तो टीका लगा देंगे, दूसरी बात क्या करेंगे, कुछ दवाइयाँ रिकमेंड कर देंगे कि हाँ भाई ये डोसेज होना चाहिए, ये खिलाइए पिलाइए अभी 6 महीने तक बच्चे को। ठीक है, फिर मिनिमाइजेज रीजनल इनिक्विटी। सारे रीजन में एक बराबर हेल्थ सर्विसेज हों ये संभव नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसा देखा गया है कि जो विंध्य रीजन है उसकी हेल्थ सर्विसेज जो है बिल्कुल ख़राब है अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए, और जो मालवा रीजन है वहाँ की हेल्थ सर्विसेज बेहतर हैं। अब क्या है कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हर पॉपुलेशन के हिसाब से खोले जा रहे हैं कि हर 5,000 पे एक सब हेल्थ सेंटर खोल दिया, हर 30,000 पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया गया, तो बेहतर 1,20,000 पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोल दिया, तो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो अगर इतना समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं वापस अपने पुराने डायग्राम की तरफ। प्राइमरी हेल्थ केयर हमने देख लिया, अब सेकेंडरी केयर पे आ जाते हैं, सेकेंडरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस पे क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या सिविल हॉस्पिटल, ये आ जाते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर में। तो मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितने हैं, 51 हैं। मध्य प्रदेश में ज़िले कितने हैं, 52 हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निवाड़ी ज़िला है वहाँ पे अभी तक जिला अस्पताल नहीं बना होगा। ठीक है, अब जिला अस्पताल में मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या काम हो रहे हैं। एक तो कैंसर केयर यूनिट हर जिला अस्पताल में तैनात कर दी गई है। कैंसर केयर यूनिट के सेटअप होने से होता क्या है कि जो कैंसर पेशेंट है उनको कीमोथेरेपी फ्री में होने लगी। दे विल रिसीव फ्री कीमोथेरेपी एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ठीक है, कीमोथेरेपी फ्री हो गई, प्लस कैंसर केयर यूनिट इस्टेब्लिश की गई हर अस्पताल में, और इसके लिए एक डॉक्टर और 2 स्टाफ नर्सेज को भी नियुक्त किया गया। डॉक्टर जो होगा वो स्पेशलाइज्ड होगा, स्पेशलिस्ट होगा कोई ना कोई, और उसके साथ 2 स्टाफ नर्स जो इसी तरह कैंसर रोकथाम में ही काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये निकल के आती है किडनी डायलिसिस फैसिलिटी। एक्चुअली जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको डायलिसिस के लिए बार बार जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो जो लोग APL हैं, अबव पावर्टी लाइन है, जो लोग पावर्टी लाइन के जस्ट ऊपर हैं,
उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा होता है कि अगर उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो वो वापस APL से BPL में आ जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए किडनी डायलिसिस फैसिलिटी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चालू की गई है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल BPL पेशेंट एंड वेरी नॉमिनल चार्जेस टू APL पेशेंट। बहुत ही कम दाम अबव पावर्टी लाइन वालों से लिया जाएगा, और जो बिलो पावर्टी लाइन है, जिनको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको तो फ्री उपचार है उनके लिए जिला अस्पताल में। ठीक है। अब नई चीज़ ये निकल के आती है कि आउट ऑफ 51 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 11 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज हैविंग CCU क्रिटिकल केयर यूनिट फॉर ऑब्स्टेट्रिक केसेस। ऑब्स्टेट्रिक केसेस मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी ऑर्गन फेलियर है या बेहद क्रिटिकल केसेस है, उनके लिए एक स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट स्टैब्लिश की गई है 11 जिला अस्पतालों में। ये जो आपके डेटा है वो इकोनॉमिक सर्वे 2021 मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2021 से लिया गया है। तो अभी तक आप इस साल के लिए तो आप इस डाटा पे रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद अंडर नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मन कक्ष क्लिनिक हैज़ बीन सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो लोग मनोरोगी हैं उनके लिए हर जिला अस्पताल में एक अलग से क्लिनिक स्टैब्लिश किया गया है जिसको कहा गया है मन कक्ष क्लिनिक। ठीक है। तो इनका जो है प्रारंभिक उपचार, इनका प्राइमरी जो हेल्थ केयर है वो यहीं पर हो जाता है मन कक्ष क्लिनिक में। अगर कोई मनोरोग से ज़्यादा ग्रसित है तो उसको ग्वालियर रेफ़र किया जाता है, ग्वालियर, इंदौर, इन जगहों पे रेफ़र किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद सुमन हेल्प डेस्क हर जिला अस्पताल में इस्टेब्लिश की गई है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये जो सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना है, ये मध्य प्रदेश की योजना है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव, और इसी साल लॉन्च हुई है। तो आप जानते हैं कि ये सुमन योजना है क्या। तो ये जो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना है, इसके तहत वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जिन्होंने रिसेंटली अभी 5-6 महीनों के भीतर कोई बेबी डिलीवर किया है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बहुत सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकती हैं। बहुत सारी सर्विसेज, एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, बहुत सारी मैटरनल सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकती हैं। अगर कोई अस्पताल या कोई भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन उन महिलाओं को ये सेवाएं देने से मना करता है या किसी तरीके की नेग्लिजेंस दिखाता है, तो वे अपनी शिकायत सुमन हेल्प डेस्क में दर्ज करा सकती हैं। कोई भी शिकायत है वो सुमन हेल्प डेस्क में दर्ज करा सकती हैं, जिसका संज्ञान जो है CMO लेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो इसमें बोला भी गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर डिनाइल ऑफ एनी सर्विस, एनी नेग्लिजेंस इन सर्विसेज कैन बी रिपोर्टेड टू सुमन हेल्प डेस्क। ठीक है। तो ये योजना आपको समझ में आई। इसके तहत सुमन हेल्प डेस्क हर जिला अस्पताल में स्टैब्लिश किए गए हैं। ये एक्चुअली सुमन हेल्प डेस्क जो है एक मान लीजिए रिसेप्शन काउंटर है इस योजना का लाभ लेने के लिए। आई बात समझ में, या अपने ग्रीवेंसेस दर्ज करने के लिए। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ में आ गया। अब ड्रग डिलीवरी देखते हैं। देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके पास हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं। इसके साथ ज़रूरी ये है कि ज़रूरी दवाओं की डिलीवरी के लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की सिचुएशन की हम लोग बात करें तो आज की डेट में हेल्थ वर्कर्स भी हैं, बहुत सारे वेलनेस सेंटर भी हैं, बट वैक्सीन नहीं है। मतलब वैक्सीन लगाने वाले भी मौजूद हैं, लगवाने वाले भी हैं, बट वैक्सीन नहीं। तो ऐसी सुविधाओं को निरंतर जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश का अपना प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, और इस प्रोक्योरमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। ये गवर्नमेंट ऑफ MP का अपना अंडरटेकिंग है। ये क्या काम करता है? ये दवाइयाँ प्रोक्योर करता है, ड्रग्स प्रोक्योर करता है। ठीक है। ड्रग्स प्रोक्योर करने के लिए क्या तरीका है? ये एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है जिसको कहते हैं MP औषधि। अब देखिए, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रीइंफोर्स कर रहा है। MP औषधि एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? टेंडर इनवाइट करता है दवाओं के, फार्मा कंपनी से दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है फार्मा कंपनीज़ को, और ये दवाइयाँ डिलीवर की जाती हैं हेल्थ सेंटर्स में। देखिए, जो पब्लिक हेल्थ है वो वैसी भी बहुत सस्ती है। आप किसी PHC में जाइए, CHC में जाइए, आपको ना के बराबर आपका पैसा खर्च होगा। इन दवाइयों को बाकायदा प्रोक्योर किया जाता है, बड़े सस्ते दाम में बांटा जाता है ताकि ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, पूरा ड्रग डिलीवरी मैकेनिज़्म मध्य प्रदेश का। अब हम लोग चलते हैं टर्शियरी हेल्थ सेक्टर पर।
प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया। टर्शियरी हेल्थ सेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल एम्स भोपाल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत सारे टर्शियरी हेल्थ सेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल श्री अरबिंदो है इंदौर का, अपना जेके हॉस्पिटल है, बंसल हॉस्पिटल है। लेकिन हम लोग चूँकि सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा पिरामिड है वो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, तो हम लोग बात करेंगे एम्स भोपाल की, जो सरकारी हॉस्पिटल है और सुपर स्पेशलिटी है, नो डाउट। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवाएं मिलेंगी, मल्टी स्पेशलिटी है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस डायग्नोसिस है, हर तरीके की सुविधाएं आपको टर्शियरी हेल्थ केयर में मिल जाएगा। ठीक है। अब टर्शियरी के अंतर्गत एक सेवा आरंभ हुई है जिससे टर्शियरी हेल्थ सेक्टर को सेकेंडरी से जोड़ा जा सकता है और सेकेंडरी को प्राइमरी से। तो इसमें है क्या कि पेशेंट्स को डॉक्टर के पास रेफ़र करने के बजाय कुछ ऐसा किया जाए कि डॉक्टर्स ही पेशेंट के करीब आ जाए, मतलब पेशेंट डॉक्टर के पास ना जाए, डॉक्टर पेशेंट के करीब आ जाए। और आज के समय में यानी कि कोरोना काल में ये करना एक वाजिब काम भी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 प्रकार की टेलीमेडिसिन सर्विसेज ऑफ़र की गई हैं। इन्हें बोला गया है ई संजीवनी, यानी कि संजीवनी बूटी तो मिलेगी बट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। तो ये कौन सी 2 वेरिएंट हैं? एक है डॉक्टर टू डॉक्टर और दूसरा है पेशेंट टू डॉक्टर। यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें होता ऐसा है कि सारे ज़िला अस्पताल को एम्स से जोड़ दिया जाता है वाया सैटेलाइट, और सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर जोड़ दें, सिमिलरली प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से जोड़ दें और ऐसा एक चेन बनाएं। तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसकी डायग्नोसिस की गई और कोई उसका केस गंभीर है, तो वाया सैटेलाइट आपकी रिपोर्ट शेयर की जा सकती है, दूसरे डॉक्टर के साथ सलाह ली जा सकती है और उचित उपचार किया जा सकता है। ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर नाउ कनेक्टेड टू एम्स भोपाल सो दैट दे कैन शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डायग्नोसिस एंड अदर रिपोर्ट्स टू द डॉक्टर्स ऑफ टर्शियरी हेल्थ केयर। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट है, भाई कोई गंभीर बीमारी है, तो उस रिपोर्ट आपको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करने के बजाय डायरेक्ट आपकी रिपोर्ट रेफ़र कर लिए, डॉक्टर से सलाह ले ली और आपका उपचार करने लगे। तो ये है डॉक्टर टू डॉक्टर यानी ई संजीवनी ABHWC। HWC मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर। अब दूसरा चलते हैं पेशेंट टू डॉक्टर यानी ई संजीवनी OPD। पेशेंट टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म क्या है? विच प्रोवाइड्स आउट पेशेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स इन द कन्फाइंस ऑफ देयर होम। खासकर कोविड काल में जब आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, किसी हॉस्पिटल में रश नहीं कर सकते, इस ई संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म की मदद से आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अपने घर में बैठे। ठीक है। ये 2 तरीके की टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं। ये टेलीमेडिसिन सर्विसेज मध्य प्रदेश में भी बखूबी काम कर रही हैं। कितने बेहतर तरीके से काम कर रही हैं इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया टर्शरी हेल्थ सेक्टर। अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल जननी एक्सप्रेस योजना। अंडर दिस हेल्थ स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट ऑल प्रेग्नेंट वीमेन आर ब्रॉट टू द हॉस्पिटल्स इन क्विक टाइम। दिस इज़ अ 24 आवर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर द वुड बी मदर्स ऑफ द सोसाइटी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए 24 घंटे की यातायात फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है ताकि वो जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल पहुंच पाएँ। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी केस है और महिला प्रेग्नेंट है तो वो किसी भी वक्त ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज़ करके अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंच सकती है। ठीक है, ये है जननी एक्सप्रेस योजना का पूरा मूल उद्देश्य। फिर उसके बाद 108 एम्बुलेंस सर्विस, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे ही आप 108 डायल करते हैं, इसका एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर है। ये नंबर जाता है कहाँ पर? टीबी हॉस्पिटल जो ईदगाह हिल में है भोपाल में, और उसके बाद जहाँ पे भी जो भी आप एड्रेस देते हैं वहाँ पे एम्बुलेंस 20 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। अगर आप शहरी एरिया में रह रहे हैं तो 20 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी, किसी ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी। और इन एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा रहता है, प्लस कुछ एम्बुलेंस ऐसी है जहाँ पे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा रहता है, ताकि पेशेंट को उतने समय तक, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाता है, तब तक पेशेंट को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो ये है 108 एम्बुलेंस सर्विस। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश सरकार की। बाकायदा जो है एम्बुलेंस प्रोक्योर किए जाते हैं, इन एम्बुलेंस को चलवाया जाता है, बाकायदा सरकार इनको पे करती है। अगर
इन एम्बुलेंस सर्विसेज में किसी भी तरीके की नेग्लिजेंस होती है तो आप नेक्स्ट टाइम से इनका टेंडर भी कैंसिल हो जाता है। ऑलराइट, अब किया क्या गया है, जननी एक्सप्रेस योजना और 108 एम्बुलेंस सर्विस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। मतलब जननी एक्सप्रेस योजना को भी सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर के ज़रिए 108 एम्बुलेंस सर्विस से ही जोड़ दिया गया है। 108 एम्बुलेंस सर्विस जो है, मान लीजिए आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी बीमारी है कि आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए 108 एम्बुलेंस सर्विस है। जननी एक्सप्रेस योजना क्या है, एक्सक्लूसिवली प्रेग्नेंट वीमेन के लिए है। इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब आप सिर्फ 108 दबाइए, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए जननी एक्सप्रेस योजना आ जाएगी, नहीं तो फिर 108 एम्बुलेंस सर्विस तो है ही। ये चीज़ समझ में आई। ये है रोड ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अब देखते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लाकुने क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा फंड एलोकेट उत्तर प्रदेश को हुए हैं। सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे राजस्थान। तो मध्य प्रदेश को अच्छा खासा फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा एलोकेट हुए हैं। MP stands second in receiving funds under NHM, even though its expenditure under NHM was meager. फंड्स तो बहुत सारे मिले मध्य प्रदेश को, लेकिन एक्सपेंडिचर उतना नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश ने खर्च नहीं किया इतना। ठीक है। दूसरा फ्लॉ क्या है, लेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? रिटर्न ही बहुत कम है या रिटर्न कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, तो क्यों इन्वेस्ट करें भाई। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप देखिए, इस पे मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ किया है इस साल, और वो है आपके करंट का हिस्सा। देखते हैं क्या किया है। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है सांवेर में। सांवेर जो है इंदौर में आता है, और इंदौर में एक हॉस्पिटल है श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये अच्छा खासा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, प्राइवेट है। ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाहिर सी बात है सरकारी। ये सांवेर में है, सांवेर एक तहसील है इंदौर में। अब इसमें हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक करार किया अरबिंदो इंस्टीट्यूट के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके तहत अरबिंदो इंस्टीट्यूट ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। अब अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, बेहद बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है इंदौर का, और CHC ठहरा अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जब CHC का कंट्रोल अरबिंदो के हाथ में आ गया तो CHC की हेल्थ फैसिलिटीज़ एकदम से इन्हेंस हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपोनेंशियल परिवर्तन आया। बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को दी जाने लगी। अब जो भी पेशेंट्स का उपचार करने में खर्चा आएगा, अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं पेशेंट्स को, तो खर्चा भी अच्छा खासा आएगा। तो अब उपचार करने में जो भी खर्चा आएगा वो खर्च पेशेंट से नहीं लिया जाएगा, वो वसूला जाएगा आयुष्मान भारत के तहत। ठीक है। ये एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट ऑफ MP का, अगर आप ध्यान से देखें तो। आयुष्मान भारत के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। आयुष्मान भारत एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो लगभग 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देता है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए तक का देता है। इसमें कौन लोग आएंगे, इसमें रूरल पुअर और अर्बन पुअर आएंगे। इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इससे पता चल जाएगा कि कौन लोग गरीब हैं, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब ये लोग इंश्योर्ड तो है ही। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कौन लोग जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कभी अमीर आदमी नहीं जाएगा। अमीर आदमी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा अपना इलाज कराने। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में गरीब लोग जाते हैं। जब गरीब लोगों का इतना बढ़िया तरीके से उपचार हुआ बिकॉज ऑफ अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चूँकि इन लोग पहले से इंश्योर्ड हैं, तो वो इंश्योरेंस या वो जो खर्च का भुगतान है वो आयुष्मान भारत से हो जाएगा। इसमें हुआ क्या, अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को कोई घाटा नहीं हुआ, पेशेंट्स को बढ़िया सुविधाएं मिल गई। तो एक बढ़िया ये तरीका है या नहीं, ये एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है। आयुष्मान भारत के तहत सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स आते हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं जो एम्पैनल्ड हैं, जिनको गवर्नमेंट ने जिनको स्वीकृति दी है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं आते हैं आयुष्मान भारत के अंदर। ठीक है।
तो यहाँ पे अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, मैनेजमेंट दे दिया सीएससी का अरबिंदो इंस्टीट्यूट के हाथ में। सीएससी के वारे न्यारे हो गए और अरबिंदो इंस्टीट्यूट को भी पैसा मिल गया बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग देख रहे थे, लेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये जो है श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट वाला, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और सिर्फ एक ऐसे एग्जाम्पल से कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐसे बढ़ नहीं जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो बहुत कम है पब्लिक हेल्थ में। तीसरा पॉइंट आता है स्कैर्सिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टरों की कमी। ये तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। एज पर WHO स्टैंडर्ड देयर शुड बी 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये सिनेरियो जो है 0.48 है, मतलब हर 1000 पॉपुलेशन पर 0.48 डॉक्टर हैं। अगर आप इसको एक तरीके से बोलिए तो लगभग 4.8 डॉक्टर हैं पर 10,000 पॉपुलेशन, यानी हर 10,000 पॉपुलेशन में लगभग 5 डॉक्टर के आसपास है, जो कि बेहद कम है। द ओवरऑल कंडीशन ऑफ इसरो रन टेलीमेडिसिन सेंटर्स इन मध्य प्रदेश वॉज फाउंड टू बी पुअर। हम लोग ने टेलीमेडिसिन देखा है कि किस तरीके से टेलीमेडिसिन के ज़रिए पेशेंट जो है डॉक्टर से जुड़ सकता है, डॉक्टर्स जो है बड़े डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं, केसेस रिफ़र कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, कोई सुझाव ले सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीमेडिसिन का मध्य प्रदेश के अंदर, वो ढंग से चल नहीं रहा। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स वी आर नॉट वर्किंग ड्यू टू प्रॉब्लम विद देयर सैटेलाइट मॉडेम। ये टेलीमेडिसिन जो है VSAT के ज़रिए काम करता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, VSAT कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि VSAT मॉडेम ढंग से काम ही नहीं कर रहा, कभी कनेक्शन स्पीड अच्छी नहीं आई, कभी ये जो अलग अलग नोडल सेंटर्स बनाए जाते हैं टेलीमेडिसिन के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर, वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, वहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है। तो ये जो पूरा जो तंत्र है टेलीमेडिसिन का, वो मध्य प्रदेश के अंदर ढंग से काम नहीं कर रहा है। दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ MP हैज़ नाउ हॉल्टेड द स्कीम। ये भी आपके करंट अफेयर का ही है कि गवर्नमेंट ऑफ MP ने दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल को हॉल्ट कर दिया, अभी रोक दिया है इस स्कीम को। देखिए मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जहाँ पे PHC का खुलना संभव नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं वहाँ पे खुल सकते। तो ऐसे एरियाज़ को केटर करने के लिए दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल का प्रयोजन किया गया। ये एक वैन की तरह होता है, उसमें सारी सुविधाएँ रहती हैं, ठीक है, दवाई दे सकते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। तो ये चलित हॉस्पिटल हैं, वो इस ट्राइबल एरिया से उस ट्राइबल एरिया चले जाएंगे, इधर उपचार कर देंगे, उधर इलाज कर देंगे, ठीक है। ये मोबाइल फैसिलिटी है, दीनदयाल चलित अस्पताल। बट इसमें क्या है, कुछ भ्रष्टाचार हो गया, कुछ इन्फ्लेटेड बिल्स का मामला सामने आया, तो इस हॉस्पिटल को अभी, इस सुविधा को अभी गवर्नमेंट ऑफ MP ने रोक दिया है, ठीक है। तो जो बेचारे ट्राइबल लोग जो लाभान्वित होते थे इस तरह की सुविधाओं के वो चलते, अब उनका वो भी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कवरेज है, कोशिश तो बहुत की जा रही है, लेकिन कवरेज उतना ज़्यादा नहीं है हेल्थ का, ठीक है। अगर आप इंडिया ऑन एन एवरेज भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का काफ़ी नीचे आता है बाकी राज्यों की तुलना में। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पर 1000 पॉपुलेशन 2 डॉक्टर हैं, जो WHO के रिकमेंडेशन से भी डबल है। वहीं मध्य प्रदेश में 0.48 है। तो ये सारे कुछ लाकुने हैं जो आपने देखा। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बस इतना ही था। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो शेयर करें। मैं देख रहा हूँ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये हम लोग की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है, ताकि आपको मध्य प्रदेश को बड़ा थॉरो अध्ययन आप कर सकें। मध्य प्रदेश के बारे में एक एक छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे, और मध्य प्रदेश MPPSC मेन से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके बारे में आप लोग 11 नंबर तो क्या, अगर आपको एस्से लिखना पड़ जाए तो भी आप एस्से भी लिख लेंगे। इतने अच्छे से हम लोग हर चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ें आपको बताएंगे। इकोनॉमिक सर्वे को ऐड करेंगे, बजट को ऐड करेंगे, हर चीज़ आपको नोट्स में मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ इसे आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।